दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपनी गोल्डन पॉइंट्स की जो क्लास है वो काफी आप लोग पसंद कर रहे हैं और आपको हम जो टॉपिक दे रहे हैं वो कंप्लीट सिलेबस का समराइज पोर्शन दे रहे हैं और वो पोर्शन दे रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और आप इनमें इन पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूज जरूर होते हैं एग्जाम के अंदर, तो उन्हीं को क्लियर करवाने के लिए आज की हमारी क्लास है। मैं हर बार हर दिन आपको यही बोलता हूं कि दिन के अंदर 30 मिनट निकाल के मेरे साथ में बैठे यूट्यूब चैनल खोल के, जिसके अंदर मैं आपको अपना जो पढ़ा हुआ मटेरियल है, चाहे आपने कोर्स के टाइम में पढ़ा हो या फिर कोई कोचिंग लेते टाइम में पढ़ा हो या फिर आज आप स्टडी कर रहे हो, उन सभी चीजों के अंदर हम जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक समराइज करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आने वाले इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट इससे पहले अपलोड किया, जो नए स्टूडेंट आए हैं वो पीछे वाला जो पोर्शन है काफी लगभग 13 प्लस जो है ना वो एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करवा दी है और अभी फंडामेंटल की सेकंड क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक जो होने वाला है सक्शनिंग। जी हाँ दोस्तों, सक्शन। सेक्शन में से एक क्वेश्चन, ये वो टॉपिक है जिनमें से कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछा जाता है, तो हमें एक भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। और हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सेक्शन जो है वो क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसके सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके सक्शनिंग की बात कर रहे हैं अपन, यानी कोई मरीज यदि वेंटिलेटर पे है, कोई मरीज यदि वेंटिलेटर पे है या फिर किसी मरीज को ईटी ट्यूब लगी हुई है या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, उस सिचुएशन में हमें सक्शनिंग करते टाइम में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, जो चीजें आपने पढ़ ली। और हम बात करेंगे सक्शनिंग में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली लाइन आपके सामने है, पहला गोल्डन पॉइंट आपके सामने है कि सक्शन जब करते हैं वो सक्शन हम अल्टरनेट नेर्स यानी अलग अलग नाक जो है वो यूज करना है। एक बार आपने इस साइड से लेफ्ट साइड से यदि सक्शनिंग करी है तो दूसरी बार में आपको राइट नेर्स का यूज करना है, राइट नोज का यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लेफ्ट नोज के अंदर आपने सक्शनिंग करी है तो नेक्स्ट सक्शनिंग कौन से नोज में से करोगे, तो ध्यान रखना अल्टरनेट नोज यूज करना है, उसी नोज के अंदर से आपको सक्शनिंग नहीं करना है। पहला गोल्डन पॉइंट आपका क्लियर है बच्चों। ठीक है, दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है दूसरे वाला कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड। कोई भी सक्शनिंग यदि हम करते हैं, नोज से सक्शनिंग करते हैं किसी मरीज का, तो शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड। सक्शन हमें सिर्फ 10 सेकेंड के लिए करना है। पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करके सक्शन करेंगे। सक्शन में टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 सेकंड तक ये आपको सक्शन करना है। 10 सेकंड हो गई, अपना सक्शन निकाल लो, पेशेंट को फिर से क्या दो, ऑक्सीजन दो, अदरवाइज मरीज हाइपोक्सिया में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, हाइपोक्सिया के अंदर, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओपन थी उसको तो आपने सक्शन ट्यूब डाल के बंद कर दिया, उस सिचुएशन में वो श्वास नहीं ले पाएगा और मरीज जो है वो हाइपोक्सिया में जा सकता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अगला सवाल ये आता है, मैंने ये बोला कि किसी मरीज को आप सक्शन करने जा रहे हो, सक्शन करने से पहले आपको कौन सी चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है, तो उसमें याद रखना कि मरीज को 100% ऑक्सीजन से 100% ऑक्सीजन से क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है दोस्तों, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, राइल्स ट्यूब, हाँ ये अलग आ गया। हाइपर, तीन जो सवाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं, गलत नहीं करना है। पहला अल्टरनेट नेट्स यूज करना है, टाइम ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड का आपको सक्शन करना है। और सक्शन करने से पहले और बाद में, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पहले और बाद में दोनों टाइम में आपको क्या करना है, मरीज को 100% से, ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% से आपको क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जिसको राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। राइल्स ट्यूब के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, राइल्स ट्यूब को मेजर कहां से करते हैं, राइल्स ट्यूब की लेंथ को मेजर कहां से करते हैं, तो ध्यान रखना टिप ऑफ द नोज और ईयर जो लोअर ट्रैकेस है वहां तक, वहां से लेकर आपका जीफी स्टर्नम तक आप जो राइल्स ट्यूब है उसको मेजर करोगे और वहां से उसको मार्क करके आप उसकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है, वहां तक आपको इसको इंसर्ट करना है। अब देखो नाम आता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेविन ट्यूब क्या होती है, लेविन ट्यूब क्या होती है, लेविन ट्यूब क्या होती है, सिंगल ल्यूमेन होती है, रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट्स वाया इंटरमिटेंट सक्शन टू प्रोवाइड
ट्यूब फीडिंग्स जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, जो सिंगल ल्यूमेन की होती है जिसमें एक ही छेद होता है, सिंगल ल्यूमेन वाली जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, लेविन ट्यूब होती है। जो रेगुलर यूज करते हैं हम, वो कौन सी ट्यूब होती है, लेविन ट्यूब। याद रखना, डायग्राम भी दे सकता है लेविन ट्यूब का, जो नॉर्मली अपनी होती है उसका भी डायग्राम दे सकता है, उससे पूछ सकता है ये कौन सी ट्यूब है, तो याद रखना लेविन ट्यूब या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या काम में आती है, गैस्ट्रिक लवाज और गवाज के लिए। अब गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालना। कहाँ करना, बाहर निकालना। बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, यानी लवाज का एल से, एल का मतलब याद रख लेना लेना, लेना मतलब बाहर निकालना, और गवाज मतलब जी फॉर गिवन, गिवन का मतलब देना। स्टोमक को कंटेंट निकालना या लेना, स्टमक से कंटेंट लेना क्या होता है, लवाज होता है, और गवाज का मतलब देना, गिवन, यानी जो कि स्टोमक को कोई कंटेंट हम यदि दे रहे हैं वो कौन सा हो गया, गैस्ट्रिक गवाज। तो गैस्ट्रिक गवाज और लवाज के लिए या फिर गैस्ट्रिक सक्शन के लिए, इंटरमीडिएट सक्शन के लिए हम कौन सी फीडिंग ट्यूब यूज करते हैं, लेविन्स ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अगला। अगला आता है सेलमैन स्टेम ट्यूब। ये कौन सी होती है, डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। कितनी होती है, डबल ल्यूमेन। इसमें फर्स्ट ल्यूमेन जो होता है वो सक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स के लिए, और सेकंड ल्यूमेन जो होता है वो होता है एयर वेंट के लिए। पिग्गी टेल ओपन टू रूम एयर टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द स्टोमक। स्टोमक के अंदर देखो, आपने यदि मान लो कि गैस्ट्रिक ट्यूब डाली है, कौन सी, स्लैम सम्प ट्यूब डाली है, स्लैम सम्प ट्यूब डाली है, उसमें दो ल्यूमेन होते हैं, दो ल्यूमेन होता है। एक जो होता है, एक तो होता है गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए, किसके लिए होता है बच्चों, गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए होता है। और दूसरा जो ल्यूमेन होता है, दूसरा जो ल्यूमेन होता है वो होता है एयर वेंट। क्या होता है, एयर वेंट, एयर वेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिग टेल भी बोलते हैं, पिग टेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या काम होता है, ये रूम एयर पे, रूम एयर पे ओपन रखते हैं, इसको ओपन रखते हैं, जिससे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अंदर का स्टमक का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। तो इसके लिए यूज करते हैं सेकंड एयर वेंट जो होता है, जिसको पिगटेल भी बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइल्स ट्यूब, कौन सी पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन क्वेश्चनों में ही आप कंफ्यूज होते हो बच्चों, याद रखो, इन्हीं सवालों के अंदर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, वरना आपको इतना कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। इनमें ये होता है कि कौन सी पोजीशन दे यार। तो राइल्स ट्यूब एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी मरीज को, राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं, तो हाई फाउलर पोजीशन याद रखो, कौन सी देंगे, हाई फाउलर पोजीशन याद रखना है। ठीक है, हाई फाउलर्स पोजीशन आपको आप याद करना है। इरिगेशन एंड ट्यूब फीडिंग, एलिवेट हेड ऑफ द बेड फॉर 30 to 35%, 30 to 45 डिग्री पे क्या करना है आपको, हेड ऑफ बेड जो है उसको एलिवेट करना है। कब, जब इरिगेशन कर रहे हो या फिर ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, उस टाइम में मरीज का हेड ऑफ बेड जो है वो 30 से 45 डिग्री या फिर सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन में आप मरीज को रख सकते हो। तो याद रखो, याद रखो, आप यदि एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट करते टाइम में आपको पोजीशन कौन सी देनी है, हाई फाउलर। जब आप फीडिंग करा रहे हो, फीडिंग करा रहे हो, उस टाइम में आप कौन सी पोजीशन दोगे बच्चों, सेमी फाउलर टू सेमी फाउलर, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन यूज करना है, फाउलर्स पोजीशन। हाई फाउलर क्या आता है, 90 डिग्री आता है। ये क्या आ जाता है आपका 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री आपका आ जाता है एंगल, और यहाँ पे क्या आता है 45 to 60 डिग्री जो होता है फाउलर पोजीशन में यूज होता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम में आपको कौन सी पोजीशन देनी है, हाई फाउलर पोजीशन देनी है। और जब इरिगेशन करोगे या फिर ट्यूब फीडिंग दोगे तो उस टाइम में कौन सी पोजीशन देनी है आपको, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन आपको यूज करनी है। क्लियर, व्हेन प्रोवाइडिंग केयर सच एज बेड बाथ और चेंजिंग लिनन्स, शट ऑफ द फीडिंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। आप बेड बाथ दे रहे हो मरीज को, तो जो आपकी फीडिंग ट्यूब है उसको क्या कर देना है, शट ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। लुब्रिकेशन
सॉरी ल्यूब्रिकेशन कहाँ तक करोगे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। एनजी ट्यूब जो है, एनजी ट्यूब को आप इंसर्ट करने से जाइलोकेन जेली 2% जेली यूज करते हो, ठीक है, जेली यूज करते हो, जाइलोकेन जेली यूज करते हो। अब ये जो जेली है वो कहाँ तक डालोगे, तो उसका आंसर है 4 to 6 इंच। कितना होता है बच्चों, 4 to 6 इंच तक आप उससे फीडिंग ट्यूब को क्या करोगे, ल्यूब्रिकेंट करोगे। क्लियर है। अब देखो जेली जो है वो कौन सी होती है, जेली वाटर सोल्यूबल जेली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जेली, ठीक है, विथ H2O, KY जेली, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लिग्नोकेन भी बोलते हैं। ऑयल शुड नॉट बी यूज्ड। ऑयल कभी भी हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम में एनजी ट्यूब के ऊपर ऑयल हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ निमोनिया, निमोनिया हो सकता है इफ ट्यूब इज एक्सीडेंटली स्लिप टू द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर गलती से पहुंच गई ट्यूब, उस सिचुएशन में ऑयल आपने यूज किया है तो मरीज को निमोनिया हो सकता है। क्लियर है। तो निमोनिया से कॉम्प्लिकेशन है किसका, ऑयल का। यदि ऑयल आप यूज कर रहे हो तो निमोनिया मरीज को हो सकता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी हमें क्या करना है, वाटर सोल्यूबल जेली जो है वो यूज करनी है। क्लियर है। अब देखो लेंथ जो है वो कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। साइज कौन कौन सी होती है, 6 की भी होती है, 8, 10, 12, 14, 16 फ्रेंच की, ठीक है, अलग अलग साइज की होती है। पीडिया से लेकर अडल्ट तक की जो साइज होती है ना वो यूज होती है इसके अंदर। 12 फ्रेंच और अबोव की जो होता है वो किसके लिए, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए यूज करते हैं। कौन सी, 12 से ऊपर वाली। ये सारी की सारी जो ट्यूब है वो किसके लिए काम में लेते हैं अपन, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को रिमूवल करने के लिए। मोस्ट कॉमन साइज अडल्ट के लिए कौन सी यूज करेंगे, 14 से 16 फ्रेंच गेज की। मोस्ट कॉमन अडल्ट में कौन सी यूज होती है, 14 से 16 फ्रेंच गेज की। पुश एयर मेथड जो है 10 to 30 ml एयर, 3 to 5 ml फॉर चिल्ड्रन। पुश एयर मेथड, एयर जो मेथड, एयर अपन डालते हैं चेक करने के लिए, बबल्स की आवाज सुनने के लिए, तो वहां पे एयर कितनी डालनी है। यदि अडल्ट की बात चल रही है तो 10 से 30 ml एयर हम उसमें पुश कर सकते हैं, और चिल्ड्रन है तो इसका मतलब 3 से 5 ml चिल्ड्रन के अंदर एयर पुश करेंगे। जो आपकी एनजी ट्यूब आप डाल रहे हो, एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को देखने के लिए सबसे कॉमन मेथड यूज होता है कौन सा, अपन क्या करते हैं 10 ml या 20 ml की सीरीज लेते हैं, या फिर 50 ml की सीरीज लेते हैं। 50 ml की सीरीज लेके उसको एयर लेके उस एयर को अपन क्या करते हैं उसी एनजी ट्यूब के अंदर, एनजी ट्यूब में डालते हैं, और अपने स्टमक के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के हम क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं। ठीक है, तो वो जो आवाज है वो हम उसके लिए जो एयर डाल रहे हैं वो एयर कितने डालेंगे भाई, 10 से 30 ml तो डालेंगे अडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए 3 से 5। डेटा याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। अब देखो स्टोमक में मान लो आपकी एनजी ट्यूब है, यदि स्टोमक में एनजी ट्यूब प्रेजेंट है तो आपको कैसी साउंड सुनाई देगी, तो वो याद रखना, जो वूजिंग साउंड सुनाई देती है आपको, ठीक है ना, वूजिंग साउंड याद रख लेना, इस वर्ड को भी, वूजिंग साउंड, स्वेसिंग या फिर सोसिंग या वूजिंग, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो। प्रेजेंट इन स्टोमक, प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन इमीडिएटली बिलो रिब मार्जिन, रिब मार्जिन से नीचे की तरफ में। आपको डायग्राम भी दे देगा कि यहाँ पे रिब मार्जिन के नीचे लेफ्ट साइड में यदि रख रखा है तो वो क्या कर रहा है, तो इसका मतलब गैस्ट्रिक की आवाज सुन रहा है। ठीक है। ब्लेचिंग, ब्लेचिंग यानी डकार जैसी, शुड बी इंडिकेट टिप स्टिल एस्केपिंग। यदि मान लो कि मरीज को डकार टाइप से आ रहा है, आवाज आ रही है, डकार की आवाज आ रही है, ब्लीचिंग की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उसकी जो टिप है वो स्टमक के अंदर नहीं है। ठीक है, अभी भी स्टमक के अंदर आवाज, वो कहाँ होगी, इसोफेगस में आपको आवाज सुनाई देगी। क्लियर है। एस्पिरेशन स्टमक कंटेंट्स इफ पीएच लेस देन 4, यदि मान लो पीएच 4 से कम आ रही है, कोई भी कंटेंट आपने निकाला स्टमक से, उसकी पीएच यदि 4 से कम आ रही है, इसका मतलब वो कहाँ है, स्टमक में है। किस में है बच्चों, स्टमक में है। ठीक है। और यदि पीएच मोर देन 6 आ रही है, इसका मतलब वो इंटेस्टाइन में है। आपको सबको पता है कि इंटेस्टाइन में एल्किलाइन नेचर होता है, और इसके अंदर कौन सा होता है, एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक जो होता है वो कितना होता है आपका, लगभग 2.5 से लेकर 3 के समथिंग होता है इसका पीएच जो होता है। यदि 4 से नीचे नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब वो स्टोमक में है। ये कंफर्म कर लेना, कंफर्म याद रख लेना कि गैस्ट्रिक कंटेंट हमने रिमूव किया है, उसकी पीएच यदि 4 से कम आ रही है इसका मतलब स्टमक में, और 6 से ऊपर आ रही है इसका मतलब वो फीडिंग ट्यूब आपकी कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में। क्लियर है। अब देखो अगला आता है सबसे सवाल और कॉमन सवाल, और सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंफर्मेटरी मेथड कौन सा है इसका। कंफर्मेटरी मेथड, कंफर्मेटरी मेथड फॉर एनजी ट्यूब प्लेसमेंट क्या होता है भैया, एक्सरे। क्या होता है,
एक्सरे यूज करते हैं अपन। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल कंफ्यूज नहीं होना, इस सवाल में एक्सरे जो है वो सबसे कंफर्मेटिव मेथड है। क्लियर है? ओके। अब फ्लूइड जो है वो कितना देना चाहिए, एनजी ट्यूब के थ्रू हमें फ्लूइड कितना देना चाहिए, 300 से 400 ml एवरी 3 to 6 आवर इंटरवल, 3 से 6 घंटे के इंटरवल में 300 से 400 ml फ्लूइड हमें एनजी ट्यूब के थ्रू देना चाहिए। क्लियर है? टोटल 24 आवर्स में कितना दे सकते हैं, 2000 से 3000 ml, 2 से 3 लीटर तक। ठीक है? चेक रेजिडुअल वॉल्यूम एवरी 4 आवर। ठीक है? यदि मान लो रेजिडुअल वॉल्यूम आपको 4 आवर के ऊपर चेक करना है और यदि रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा है, 100 ml से ज्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर आपको फीडिंग जो है, नेक्स्ट जो शेड्यूल्ड फीडिंग है उसको विथ होल्ड करना। इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको। ठीक है? कि आपको फीडिंग को विथ होल्ड कब करना है, कि जब वे रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा आ जाए। 50 ही मानते हैं वैसे तो हम 50 ही चेक करते हैं। 100 वॉल्यूम आपने 10 बजे मरीज को सॉरी 10 बजे मरीज को आपने फीडिंग कराई, आपको क्या करना है, 2 बजे उसका एस्पिरेट करके देखना है कि यदि 100 ml रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, 100 ml फ्लूइड यदि स्टमक में प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट जो फीडिंग शेड्यूल्ड थी उसको क्या कर दो, विथ होल्ड कर दो, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो कि फीडिंग जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट अभी भी स्टमक में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखो अगला सवाल ये आता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर साइट। जो इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नर्सिंग फंडामेंटल की बात करें और इंजेक्शन की बात नहीं करें तो बुरा मान जाएगी नर्सिंग फंडामेंटल। ठीक है? इंजेक्शन की बात करें, अब देखो आईडी इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, उस इंट्राडर्मल इंजेक्शन में कितना फ्लूइड डालते हैं भाई, 0.1 ml। ठीक है? कितने डिग्री पे डालते हैं, 15 डिग्री के एंगल पे डालते हैं, 15 डिग्री के एंगल पे। याद आ रहा होगा, पीपीडी डालते हैं अपन। इसके अलावा एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, इसके द्वारा एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है? अब इसके अलावा सबक्यूटेनियस की बात करें अपन, सबक्यूटेनियस की बात करें, एससी जो इंजेक्शन होता है उसकी बात करें, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में फ्लूइड कितना डाल सकते हैं, 0.5 से 1 ml पर साइट यूज कर सकते हैं, और इसके लिए एंगल कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल होता है। आईएम के अंदर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3 ml। कितना दे सकते हैं, 3 ml दे सकते हैं। और कितने डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे देते हैं, 3 ml दे सकते हैं अपन। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एससी और आईडी के अंदर। आईडी में हम इंट्राडर्मल में 0.1 ml ही देंगे, और आपका एससी जो है वो 0.5 से 1 ml तक दे सकते हैं, और आईएम में जो है वो 3 ml पर साइट हम इंजेक्शन दे सकते हैं। क्लियर है? यदि डेल्टोइड मसल्स यूज कर रहे हैं अपन, डेल्टोइड मसल यूज कर रहे हैं, डेल्टोइड मसल्स के अंदर कितना ml, 1 ml यूज करेंगे। आईवी इंजेक्शन में आईवी पुश जो है वो कितना दे सकते हैं, पुश कितना दे सकते हैं, यानी सिरिंज से पुश कितना कर सकते हैं, 1 से 60 ml एट 25 से 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। टाइम ऑफ रूट अंटिल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है? आईवी जो है, अब देखो सवाल ये पूछता है कई बार कि कोई भी ड्रग आपने दी है, उसका इफेक्ट कितनी देर में आएगा। सवाल आपसे कई बार मरीज ये बोलता है, साहब आपने इंजेक्शन लगा दिया पर अभी मेरे दर्द इलाज नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना वो याद रहना चाहिए। आईवी के लिए आपका बात आती है कि आईवी इंजेक्शन के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए, 30 से 60 सॉरी टाइम कितना होना चाहिए, 30 से 60 सेकंड के अंदर। ठीक है? 30 से 60 सेकंड में आईवी इंजेक्शन का इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आईएम इंजेक्शन का 10 से 20 मिनट लगता है, सबक्यूटेनियस का लगता है 15 से 30 मिनट, और इंट्राओसियस का टाइम लगता है कितना, 30 से 60 मिनट। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईवी का इफेक्ट कितनी देर में आता है, 30 से 60 सेकंड के अंदर। आईएम का कितनी देर में आता है, 10 से 20 मिनट के अंदर। सबक्यूटेनियस का 15 से 30 मिनट के अंदर, और इंट्राओसियस का 30 से 60 मिनट के अंदर। ओस्मोलैरिटी क्या होती है, ओस्मोलैरिटी का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एट द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर किलोग्राम। ठीक है? जैसे मान लो 270 या 300 मिली ओस्मोलैरिटी पर केजी ऑफ वाटर, एक पर किलोग्राम के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, वो क्या होती है, आपकी ओस्मोलैरिटी होती है। और ओस्मोलैरिटी और ओस्मोलैरिटी क्या होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर लीटर। पर लीटर में जो होता है वो क्या होता है आपका ओस्मोलैरिटी, और पर किलो के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ओस्मोलैरिटी होता है। क्लियर है? याद रख लेना इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। अगला आता है
हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के जो फ्लूइड होता है, बॉडी के फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन जिस भी सॉल्यूशन की होती है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? अब ये मूवमेंट क्यों करता है, कोज ऑफ मूवमेंट ऑफ H2 फ्रॉम सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, H2O फ्रॉम सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से H2O जो है वो सेल्स के अंदर क्यों आता है, सॉरी सेल्स में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जैसे मान लो 3% NH दिया आपने, 3% जो NH है ये क्या है आपका, ये क्या है, हाइपरटोनिक है बच्चों, हाइपरटोनिक है। ये क्या होगा, सेल में से कहा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर में। यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो सेल्स में से एक्स्ट्रा सेलुलर में हमें ट्रांसफर करवाना है तो हमें क्या देना होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अलावा ये एग्जांपल है, जो एग्जाम पूछा जाता है कि जैसे आपसे है ना NH 3% दे दिया, पूछ लिया हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो टोनिसिटी डिपेंड करती है अपनी बॉडी के फ्लूइड से, जिसकी टोनिसिटी कितनी होती है 0.9 जो होता है आपका, 9% जो आप यूज करते हो नॉर्मल सैलाइन वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। तो NH 3%, NH 5%, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर D10, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज इन 0.545% सोडियम क्लोराइड NS, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट हैव मोर डाइल्यूट एंड हैव द लोअर ऑस्मोलरिटी देन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से जो लोअर ऑस्मोलरिटी रखता है वो कौन सा होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। कोजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या होता है, एडमिनिस्टर स्लोली टू प्रिवेंट एडिमा। इसकी वजह से हाइपोटोनिक फ्लूइड कोई भी हम दे रहे हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। तो ये एग्जांपल कौन से होते हैं, 0.45% सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, जिसमें हाफ ऑस्मोलरिटी है किसकी, NS की। 0.225% सोडियम क्लोराइड हो गया, 0.33% सोडियम, ये हो गया आपके हाइपोटोनिक। अब आइसोटोनिक की बात करते हैं, सॉल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोलरिटी एट द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से सेम ऑस्मोलरिटी रखने वाले जो होते हैं उसको हम कौन सा बोलते हैं, आइसोटोनिक। इट इंक्रीजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ये इसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है। दीज सॉल्यूशन डू नॉट एंटर द सेल बिकॉज नो ऑस्मोटिक फोर्स एग्जिस्ट टू शिफ्ट दिस फ्लूइड। यानी ये क्या करता है, डू नॉट एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर एंटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि दोनों की ऑस्मोलरिटी क्या है, सेम है। 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, आइसोटोनिक है। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर जो है, D5 जो आपका है वो क्या है, आइसोटोनिक है। D5 डेक्सट्रोज इन 0.225% सेलाइन में आप यदि डाल रहे हो 5% डेक्सट्रोज को, वो भी क्या होगा आपका, आइसोटोनिक। इसको लाइन को अच्छे से याद कर लेना भाई, D5 आपको पता है आइसोटोनिक है, लेकिन 0.225% NS में आप यदि D5 डाल दोगे वो भी क्या होगा, आइसोटोनिक होगा, वो भी क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आता है अपना RL। RL जो होता है वो भी क्या है, आइसोटोनिक। अब देखो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं अपन जो सुचर से रिलेटेड है, सुचर से रिलेटेड है। तो उसमें आता है एब्जॉर्बेबल सुचर, जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो कि सर्जरी करवाई तो पेट के अंदर इंटेस्टाइन के ऊपर सूचरिंग करी है, यूट्रस में सूचरिंग करी है, क्या उनको पेट खोल के दोबारा सूचर हटाते हैं क्या, नहीं हटाते। वो क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, जो ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। जिसमें नेचुरल सूचर की हम बात करें तो आता है कैटगट, और हाँ, कैटगट से एक बार PHN के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, PHN के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैटगट जो है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। तो कैटगट से याद आता है कि कैट किस इंटेस्टाइन से होगा, ये नहीं करना है आपको, सीप जो है उस सीप की इंटेस्टाइन से मिलता है, याद रख लेना। कैटगट जो है वो सीप की इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा से हमें ऑब्टेन होता है। तो कैटगट क्या है, नेचुरल सूचर है और एब्जॉर्बेबल सूचर है। प्लेन गट जो होता है येलो कलर का जो होता है 5 से 10 दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रोमिक कैटगट जो है ब्राउन कलर का होता है, 90 दिन के अंदर होता है। ये क्रोमिक कैटगट कहाँ यूज करते हैं अपन, जो अपनी फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन करते हैं ना, लाइगेशन के लिए उसको फेलोपियन ट्यूब को बांधने के लिए हम यूज करते हैं क्या, क्रोमिक कैटगट। सिंथेटिक सूचर कौन से होते हैं, पॉलीगैलेक्टिन जो होता है, ठीक है, वोयलेट और वाइक्रिल जिसको बोलते हैं, जो 2 वीक के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड डेक्सोन 6 मंथ के अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। तो ये क्या है आपके
एब्जॉर्बेबल सुचर है। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर जो कि बॉडी के द्वारा ब्रोकन नहीं होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला आता है सिल्क, ब्लैक कलर का नेचुरल होता है, मेड अप ऑफ सेलाइवा ऑफ कोकून्स। याद रखना, सिल्क जो है वो सेलाइवा ऑफ कोकून से बनता है, सेलाइवा ऑफ कोकून से, और ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, इनको रिमूव ही करना पड़ता है। नाइलॉन होता है, नाइलॉन किसके होता है? स्किन के वुंड क्लोजर को बंद करने के लिए काम में आता है, वायर और डेक्रोन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। क्लियर है? अब सूचर को कब रिमूव कर देना चाहिए, ये टाइम पीरियड भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। यदि कोई फेस के ऊपर सूचर हमने अप्लाई किया है तो उसको 2 से 5 दिन के अंदर हमें क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। स्कैल्प पे यूज किया है तो 6 से 8 दिन के अंदर। बैक साइड में यदि कोई सूचर यूज किया है तो 12 से 14 दिन के अंदर हमें रिमूव करना है। हाथ पे लगा हुआ तो 8 से 10 दिन के अंदर। फिंगर टिप पे लगा हुआ तो 10 से 12 दिन में। और चेस्ट या एब्डोमेन के ऊपर है तो 7 से 10 दिन के अंदर हम सूचर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं बच्चों। और फुट पैर पे लगा हुआ तो 10 से 14 दिन के अंदर। आर्म या लेग में लगा हुआ तो 10 से 12 दिन के अंदर। पैराफिन बात क्या होता है? पैराफिन मिक्सर ऑफ 15 से 30 ml मिनरल ऑयल टू 1 पाउंड ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 118 डिग्री से 126 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज और 113 से 121 डिग्री फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, पैराफिन बाथ जो होता है उसका टेम्परेचर याद रख लेना। यदि आप अपर एक्सट्रीमिटीज को यूज कर रहे हो तो 118 डिग्री से लेकर 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप यूज कर सकते हो। लोअर के लिए 113 से 121 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ में हम यूज करते हैं। और पैराफिन बाथ के अंदर क्या होता है? 2 चीजों का मिक्सर होता है, जिसमें मिक्सर होता है 15 से 30 ml तो मिनरल ऑयल होता है, और 1 पाउंड जो होता है वो कौन होता है? पैराफिन वैक्स होता है। तो ये थी फंडामेंटल की आज सेकंड क्लास, जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर करवाए हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए और आपको चाहिए बहुत ही बेस्ट वन टेस्ट सीरीज, तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आरएनयू एजुकेशन के नाम से, ठीक है, जिसको काफी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर चुके हैं, और उसको यदि आप भी रजिस्ट्रेशन करके इस टाइम में जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा लेना चाहते हैं, आज ही डाउनलोड करें आरएनयू एजुकेशन, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, या प्ले स्टोर पे जाके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो आरएनयू एजुकेशन के नाम से। अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में आपको जो स्टोर टैब है वहां पे काफी सारे कोर्सेज, 1 मंथ की टेस्ट सीरीज, 3 मंथ की टेस्ट सीरीज, 6 मंथ की टेस्ट सीरीज, 12 मंथ की टेस्ट सीरीज, आरआरबी, सीएचओ, सबकी आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन सभी कोर्सेज के अंदर अभी चल रहा है 50% का डिस्काउंट, यानी आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर 50 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल रही है। 50, और वो भी सेम टू सेम एग्जाम का एक्सपीरियंस करवाएगी आपको। जैसा आप नोट सेट की एग्जाम देते हो कंप्यूटर पे बैठ के, सेम टू सेम फीलिंग आपको मिलेगी हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आज ही डाउनलोड करें आरएन एजुकेशन। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।